केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। आज के इस वीडियो का हमारा विषय है रशिया का शतरंज और अब पुतिन आगे क्या करेंगे। कल की ही न्यूज़ है कि रशिया ने मारियोपोल पर कब्जा जमा लिया है। अब इसका मतलब ये है, अगर आप इस स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि मारियोपोल का जो स्थान है यूक्रेन के मैप में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो खार्किव से लेके ओडेसा तक का जो सारा क्राइमिया तक का जो बेल्ट है, उसके एग्जैक्टली बीच में बसा हुआ है ये मारियोपोल शहर। और इस मारियोपोल पर रशिया ने कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? जो सामरिक शास्त्र जो जानते हैं और जिनको इसमें जिज्ञासा है, इनके लिए है ये बहुत ही आवश्यक और अहम सवाल है कि मारियोपोल पर रशिया ने कब्जा जमा लिया, इसका महत्व क्या है। मैं आपको समझाता हूँ, अब अगले 5-10 मिनट में आपको समझाता हूँ। आज के इस वीडियो का जो टाइटल है रशिया का शतरंज, आपको समझ में लेना होगा कि ये जो यूक्रेन बनाम रशिया का जो युद्ध चल रहा है, ये असल में युद्ध नहीं है, ये तो एक शतरंज है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मारियोपोल जो कल या परसों रशिया के हाथ में आया है, वो कुछ ऐसे ही नहीं आया है। 4-10 बम गिरा दिए, इधर से उधर टैंक्स भेज दिए, इधर के जो सोल्जर्स है वो निकाल के इधर भेज दिए और मिल गया मारियोपोल। ऐसा नहीं होता। युद्ध एक किस्म का शतरंज का दांव होता है। अब आपको समझ में लेना होगा कि रशिया ने एग्जैक्टली क्या क्या किया एक मारियोपोल लेने के लिए, और मारियोपोल क्यों महत्वपूर्ण है। आपको यह समझ लेना होगा कि डोनबास का जो रीजन है रशिया के लिए, आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा ये इलाका खार्किव से लेके क्राइमिया तक का जो पूरा बेल्ट है, वो अब कनेक्ट हो गया है मारियोपोल रशिया के कब्जे में आने के बाद। तो मारियोपोल लेना ये इनका प्रमुख फोकस था, प्राइम टारगेट था। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन इस्तेमाल की यूक्रेन के खिलाफ। ये स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? मतलब अपने अपना जो शत्रु है उसको झांसा देना। ठीक है, ये झांसा कैसे देते हैं? रशिया ने क्या किया, इसलिए उन्होंने 3 ऐसे पॉइंट्स चुन लिए यूक्रेन के मैप के ऊपर जो है। एक तो राजधानी का शहर कीव, दूसरा खार्किव, और तीसरा नीचे ओडेसा भी और खेरसोन भी, मुख्य रूप से खेरसोन। इन 3 जगहों को, 3 शहरों को, प्रमुख शहरों को लक्ष्य बनाया। और यूं कहे कि रशिया ने इन 3 जगहों को टारगेट किया है, ऐसा एक माहौल क्रिएट किया। ये नहीं कि एक्चुअली उस पे टारगेट किया। ये तो सही बात है कि कीव और खार्किव की तरफ रशिया ने फौजें भेज दी थी अटैक के लिए, टैंक्स भेजे थे एक्चुअली। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी न्यूज़ आने शुरू हुई कि यूक्रेन ने खार्किव और कीव के नज़दीक के जो इलाके थे जो रशिया के कब्जे में गए थे, वो रिक्लेम किए। मतलब फिर से अपने हाथ में वापस लेना शुरू किया यूक्रेन ने। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ, लेकिन आपको यह समझ लेना होगा कि वो एक तरह का झांसा था रशिया ने दिया हुआ।
यूक्रेन ने गुमराह किया, यूक्रेन को गुमराह किया रशिया ने, उसको झांसा दिया। कैसे दिया? कि उनको ऐसे लगने दिया कि जी हाँ, कीव अब खतरे में है, खार्किव भी खतरे में है, और उसी समय नीचे खेरसॉन भी खतरे में है। उस वजह से क्या हुआ कि यूक्रेन को अपनी राजधानी का शहर की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए सैन्य के कुछ बेड़े राजधानी की सुरक्षा के लिए जमा कर दिए गए, जो अदरवाइज सैन्य बेड़े, अतिरिक्त सुरक्षा बल जो वो मारियोपोल भेज सकते थे, वो मारियोपोल को ना भेजते हुए कीव, खार्किव और खेरसॉन की सुरक्षा में लगा देने पड़े यूक्रेन को, जिसकी वजह से मारियोपोल की सुरक्षा कम हो गई। यूक्रेन उतना सुरक्षा बल मारियोपोल के लिए नहीं भेज पाया जितना वो भेज सकता था। दूसरी बात यह कि मारियोपोल की तरफ अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं भेजे, ये एक बात, और दूसरा ये कि जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइंस, वो सप्लाई लाइंस को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए यूक्रेन, जिसकी वजह से मारियोपोल दिन ब दिन रशिया के कब्जे में जाता चला गया। जैसे कि कोई शिकार, जो आपको पता है, जो मतलब क्रोकोडाइल या एक जो स्नेक होता है, अजगर, जो पूरा उसके शिकार को चपेट में लेता है और हर एक सेकंड उसकी शिकार की घुटन करते करते उसको मार देता है। मारियोपोल के ऊपर रशिया ने जो कब्जा जमा लिया, वो उसी स्ट्रैटेजी का एक आपको डिस्प्ले था। तो ये था स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मारियोपोल तो अब रशिया के कब्जे में चला गया है। अब रशिया का जो इनिशियल टारगेट था कि खार्किव से लेके क्राइमिया तक का पूरा लैंड बेल्ट जो है वो अक्वायर करना और उसे मारियोपोल लेके कनेक्ट करना, ताकि डोनबास रीजन, जो पहले से रशिया और रशियावादी जो लोग थे, उनका जो सपना था, जो जिसे वो नोवो रशिया कहते थे, डोनबास रीजन को, तो वो तो अब रशिया के कब्जे में पूरा आ चुका है। तो अब रशिया का अगला निशाना क्या होगा, अगला टारगेट क्या होगा, क्या रणनीति पुतिन अपनाएंगे? इसके दो पहलू हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, शक्यताएं हैं। एक तो ये कि उनका टारगेट अब उन्होंने अचीव किया है, मारियोपोल जो लेना था और डोनबास अपने कब्जे में लेना था वो अब हासिल हो चुका है। तो अब एक तरफा युद्ध समाप्ति की घोषणा पुतिन कर सकते हैं और शांति वार्ता की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उसे यूक्रेन की तरफ से, नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और अन्य पश्चिमी ताकतों की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, कैसा रिस्पांस मिलेगा, ये उन पे डिपेंड है, ये उन पर निर्भर है। लेकिन रशिया अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध समाप्ति कर सकता है। इससे दो बातें हो सकती है। एक तो जितना जल्दी उनको ये टारगेट अचीव करना था, जो पहले की सोच थी पुतिन और रशिया की, कि बस हफ्ते में यूक्रेन का आइदर पूरा यूक्रेन या फिर यूक्रेन का ये डोनबास रीजन अपने कब्जे में लेना, वो तो नहीं हो सका। अभी का ये टारगेट अचीव करने के लिए, ये डोनबास रीजन अपने कब्जे में लेने के लिए उनको 80-90 दिन की लंबी राह देखनी पड़ी। तो उसमें खर्चा, उसमें जो नुकसानी होती गई जीवित
नुकसानी भी, और जो जो दिन ब दिन जो खर्चा हो रहा है, पैसे के लिहाज से हो या शस्त्रों के लिहाज से हो, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो अनगिनत है। तो एक तरफा युद्ध समाप्ति घोषित करके वो अपना खर्चा कंट्रोल में रख सकेंगे, और दूसरी ये बात कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो अभी रशिया का जो एक इमेज है, रशिया की जो एक छवि है, जो पहले यूक्रेन पर अटैक करने से पहले जो कम से कम एक स्टैंडर्ड लेवल तक थी, वो अब बहुत नीचे गिर चुकी है, निगेटिव लेवल पर गिर चुका है रशिया की वो छवि। रशिया को वो अब डॉनबास रीजन मिल गया है। अगर युद्ध समाप्ति वो घोषित करते हैं तो एटलीस्ट कुछ प्रतिशत तो उनकी वो छवि बरकरार रहेगी, या अपनी छवि सुधारने की तरफ रशिया अग्रसर हो सकता है। तो ये दो बातें हो सकती हैं अगर इस समय पुतिन और रशिया युद्ध समाप्ति एक तरफा घोषित करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनका टारगेट बस डोनबास रीजन अपने कब्जे में लेना यही नहीं था, तो पूरा यूक्रेन ही अपने कब्जे में लेना, यह उनका टारगेट हो सकता है। हमें पता नहीं, आने वाला समय बताएगा। यह हो सकता है कि पुतिन एक तरफा युद्ध समाप्ति घोषित ना करे। दे विल कंटिन्यू टू अटैक द रेस्ट ऑफ द यूक्रेन। मतलब आने वाले समय में अब उनका प्रमुख जो टारगेट होगा, जो उनका अगला जो निशाना होगा, वो मध्य यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन के शहर होंगे। और स्वाभाविक तौर पर कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी, कैपिटल सिटी, वो अपने कब्जे में लेना, ये उनका अगला निशाना हो सकता है। अगर ये उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि पूरा का पूरा यूक्रेन अपने कब्जे में लेना है, तो ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, वो बहुत लंबा खींचता चला जाएगा। उसका खामियाजा रशिया को भी भुगतना पड़ेगा, नेटो और यूरोप के कई देश और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये युद्ध लंबा खींचता चला जाएगा उतना बस रशिया का ही रिसोर्सेस के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यूक्रेन का तो सफाया खात्मा तो होगा ही, यूक्रेन का तो बहुत नुकसान होगा। लेकिन आपको पता है रशिया एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस और ऑयल सप्लायर है, तो उसकी वजह से आज हम भी देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई का दर बहुत बढ़ गया है। ना बस भारत में बल्कि पूरे विश्व में यही स्थिति हो रही है। तो ये अगर उन्होंने अगर ये दूसरी रणनीति अपनाई, पूरा यूक्रेन अपने कब्जे में कर लेना है, अगर ऐसा रशिया करता है तो विश्व के सामने बहुत बड़ी चिंता आ सकती है। और अब इस स्थिति में, मतलब दोनों सिचुएशंस में, अगर शांति प्रक्रिया की तरफ रशिया अग्रसर होता है तो, या फिर यूक्रेन पर पूरा कब्जा जमाना, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में नाटो और पड़ोसी यूरोपियन मुल्क जैसे कि फिनलैंड हो, स्वीडन हो, मोल्डोवा हो, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि अभी हाल ही में यह न्यूज आई है कि स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है, अर्जी दी है। तो अब रशिया क्या करेगा, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो में ही शामिल होने वाला था और रशिया को इस पर बहुत गुस्सा आया और रशिया ने यूक्रेन की तबाही कर दी है। तो क्या अब अगला निशाना स्वीडन और फिनलैंड होगा? क्या जो हश्र
यूक्रेन का हुआ वही हाल अब स्वीडन और फिनलैंड का भी होने जा रहा है, यह आने वाला वक्त बताएगा। मतलब इस युद्ध की व्याप्ति बस यूक्रेन तक ही सीमित रहेगी या ये क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र बढ़ जाने वाला है। और यह भी हो सकता है कि यूक्रेन पर जो कहर बरसाया पुतिन ने, वैसा शायद फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर ना बरसाए। कोई और रास्ते भी हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक रास्ते हो सकते हैं, या अन्य कोई रास्ते होंगे, क्योंकि पुतिन और रशिया को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके पास रिसोर्सेस कितने हैं। अगर उनको इस युद्ध क्षेत्र को बढ़ाना हो, व्यापक करना हो, फिनलैंड और स्वीडन पर भी अटैक करना हो, साथ ही साथ यूक्रेन का भी ये युद्ध शुरू रखना है, तो इसलिए रशिया की इकोनॉमी क्या सरवाइव कर पाएगी, क्या उनके पास उनकी उतनी क्षमता है, इसका जायजा रशिया को लेना होगा, इसका जायजा पुतिन को लेना होगा कि इससे कितनी तबाही, कितना नुकसान खुद रशिया को भुगतना पड़ेगा। और फाइनली ये बात भी है कि जैसे भारत में कुछ मीडिया चैनल ऐसे हैं जो भविष्य का एक चित्र बता रहे हैं। मतलब यूक्रेन रशिया के कुछ ही हफ्तों और दिनों के बाद ही उन्होंने ये प्रेडिक्शन शुरू कर दिया था कि अब रशिया परमाणु बम बरसाएगा यूक्रेन के ऊपर। हर एक दिन उनका ये प्रेडिक्शन लगातार चल रहा है कि रशिया एक ना एक दिन यूक्रेन पर या फिर अब आने वाला ये जो स्वीडन और फिनलैंड है उसके ऊपर बम बरसाएगा, परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। अब बात यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई भी गेस नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस लिहाज से अभी ये प्रेडिक्ट करना, ये अंदाजा लगाना कि इससे परमाणु युद्ध शुरू होगा, ये कहना बहुत ही प्रीमैच्योर होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कई प्रतिशत ये आशंका बढ़ गई है कि परमाणु युद्ध हो सकता है। लेकिन ये कोई डंके की चोट पर कह नहीं सकता कि परमाणु युद्ध में ही ये युद्ध तब्दील होगा। और अभी तो हमने बहुत सारे जो प्लान्स है, बहुत सारी जो स्ट्रैटेजीज है, रणनीति है, पॉसिबल रणनीति है, पुतिन के सामने के जो रास्ते हैं उनकी चर्चा की है। लेकिन वाकई में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। पुतिन की अगली चाल क्या होगी, यूरोप के शतरंज के खिलाड़ी का अगला दांव एग्जैक्टली क्या होगा, ये हम देखते रहेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि अब नाटो की अगली चाल क्या होगी। नाटो फिनलैंड और स्वीडन को कितनी जल्दी सुरक्षा देंगे, इसके ऊपर बहुत सारी बातें निर्भर हैं। हम इस युद्ध के ऊपर यूरोप में जो सामरिक स्थिति बन रही है, बिगड़ रही है, उसके ऊपर नजरें जमाए हुए हैं। जल्दी ही हम इसी विषय के ऊपर और अन्य भी कई इंटरेस्टिंग विषयों के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।